नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं। ये आधी सदी से भी ज्यादा पहले लिखा गया, पर इसकी बातें आज भी चौंकाने वाली हद तक सच्ची लगती हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। बिल्कुल। राग दरबारी। हमारे पास जो सामग्री है वो इस उपन्यास के कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डालती है, खासकर उत्तर प्रदेश के उस काल्पनिक गांव शिवपालगंज पर। हाँ, शिवपालगंज। हालांकि कहने को काल्पनिक है, पर कितना काल्पनिक है ये भी सोचने वाली बात है। सही कहा। तो आज हम शिवपालगंज की गलियों में वहाँ के किरदारों, उनके कारनामों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के बाद का भारतीय ग्रामीण समाज कैसा था। हाँ, और उसमें कौन सी चीजें थी, मतलब वो पाखंड, भ्रष्टाचार और वो एक अजीब सी उदासीनता बिल्कुल, जो आज भी हमें शायद अपने आसपास दिख जाती हैं। दिख ही जाती हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी का विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि हमारे समाज के एक हिस्से का आईना देखने जैसा होगा। हाँ, जैसा कि इन स्रोतों में उभारा भी गया है। तो फिर शुरू करते हैं। ये उपन्यास शुरू होता है रंगनाथ नाम के एक शहरी पढ़े लिखे नौजवान से। जी, एमए इतिहास से। हाँ, इतिहास में एमए करके शहर की भागदौड़ से शायद ऊब कर थोड़ी शांति और सेहत सुधारने के लिए अपने मामा वैद्य जी के पास शिवपालगंज जाता है। सेहत सुधारने। लेकिन जिस शांति की तलाश में वो आता है वो तो मिलती नहीं। कहाँ मिलती है? उल्टे उसे रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा नाटक देखने को मिलता है जिसमें हर कोई अपना पार्ट बखूबी निभा रहा है। बिल्कुल। और इस नाटक के कह सकते हैं सूत्रधार हैं वैद्य जी। हाँ, वैद्य जी। नाम के वैद्य हैं, पर असल में गांव के सबसे बड़े खिलाड़ी। छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज के मैनेजर भी, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी। सब कुछ वही है। हाँ, कहने को गांव के मुखिया हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान मतलब इस बात पर रहता है कि गांव का भला हो ना हो, उनका अपना सिक्का चलता रहे। एक जगह तो उनका फलसफा साफ झलकता है, भाई जहां तक हो सके दूसरों के मामलों में दखल ना दो। उसूल की बात है कहने के लिए। हाँ, कहने के लिए, लेकिन असल में वो हर मामले में दखल देते हैं अगर उससे उनका कोई फायदा सधता हो। लोक कल्याण तो बस एक मुखौटा है। हाँ, वो वैद्य जी वाला किरदार तो कमाल का है। मतलब हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला है उनमें। बिल्कुल। लेकिन वो अकेले नहीं है इस खेल में। उनका दाहिना हाथ है लंगड़। हाँ, लंगड़। ये वो किरदार है जो सच झूठ अफवाहें फैलाकर वैद्य जी के इशारों पर नाचकर अपना काम निकालता है। जी हुजूरी वाला। हाँ, एक तरह से ये उन लोगों का प्रतीक है जो सत्ता के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, जी हुजूरी करते हैं और बदले में छोटे मोटे फायदे उठाते हैं। नैतिकता वो तो मतलब बहुत दूर की बात है। और ये चापलूसी और अवसरवादिता सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, ये तो जैसे पूरे पूरे सिस्टम में फैली हुई है। हाँ, पूरे तंत्र में। जैसे वहां की शिक्षा व्यवस्था को ही देखिए। हाँ, स्कूल का हाल। गांव का जो इंटर कॉलेज है छंगामल विद्यालय, वो पढ़ाई का मंदिर कम अखाड़ा ज्यादा लगता है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि वहां के प्रिंसिपल साहब बस जैसे तैसे वक्त काट रहे हैं। टाइम पास। हाँ, टाइम पास। मास्टर लोग या तो आते नहीं, या आते हैं तो राजनीति करते हैं। पढ़ाने में किसी की खास रुचि नहीं। बच्चों का भविष्य उसकी किसको चिंता है। हाँ, वो तो बस राम भरोसे। ये एक गहरी उदासीनता है जहाँ इतनी जरूरी चीज शिक्षा वो भी मजाक बनकर रह गई है। ये उदासीनता तो वाकई कांटे की तरह चुभती है। और राजनीति तो सर्कस है। उसे तो सर्कस कहा गया है और शायद सही ही कहा गया है। चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, भाषण होते हैं, और फिर सब गायब। गांव वाले भी मानो इस खेल के आदी हो गए। हाँ, उन्हें भी पता यही होना है। हर बार सोचते हैं शायद इस बार कुछ बदलेगा, पर ढाक के वही तीन पात। ये चक्रव्यूह जैसा है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। और इसी माहौल में रंगनाथ फंस जाता है। हाँ, बेचारा रंगनाथ। वो शहर से आया है, उसकी कुछ आदर्श हैं, वो चीजों को बदलना चाहता है। वो लोगों से बात करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई जो हो रहा है वो गलत है, चाहे वो कॉलेज की बदहाली हो, हाँ, या गांव में फैला भाई भतीजावाद। लेकिन उसकी सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। लोग या तो उसे गंभीरता से नहीं लेते, या फिर कहते हैं अरे भाई ये सब तो ऐसे ही चलता है वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। धीरे धीरे रंगनाथ का भ्रम टूटता है। उसे लगने लगता है कि लोग शायद इस गंदगी, इस अव्यवस्था के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए ही नहीं, या शायद उनमें बदलाव लाने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ सिस्टम की जड़ता नहीं, बल्कि लोगों के मन में बैठ चुकी जड़ता है। हाँ, ये मोहभंग बहुत बहुत अहम है इस उपन्यास में। और ये सिर्फ राजनीति या शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानकारी हमारे सामने है, वो बताती है कि वो जगह इलाज कम
गपशप और उपेक्षा का अड्डा ज्यादा है। बिल्कुल, डॉक्टर आते नहीं, दवाइयां पुरानी और अक्सर एक्सपायर्ड। साफ सफाई का तो नामो निशान नहीं। मरीज भगवान भरोसे हैं। एक घटना का जिक्र है जहां एक मरीज की मौत भी लोगों के लिए गपशप का एक और टॉपिक बन जाती है। ये कितना डरावना है, मतलब जिंदगी और मौत भी इतनी आम बातें बन जाए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संस्थाएं किस तरह से अंदर से खोखली हो चुकी थी। हाँ, लोगों का उन पर से भरोसा उठ चुका था और शायद इसीलिए वो उदासीन भी हो गए थे। शायद यही वजह हो। इसी कड़ी ने एक और उदाहरण है, वो नया डिग्री कॉलेज खोलने का मामला। अरे हाँ, डिग्री कॉलेज। कागजों पर तो ये गांव के विकास के लिए एक बड़ा कदम लगता है। वाह, डिग्री कॉलेज खुल रहा है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये कॉलेज भी वैद्य जी और उनके गुट के लिए सरकारी पैसा हड़पने का एक और जरिया है। हाँ, बिल्डिंग बनाने के नाम पर, नियुक्तियों के नाम पर हर जगह बंदरबाट की तैयारी है। शिक्षा का स्तर क्या होगा? कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, इन सवालों से किसी को मतलब नहीं। ये तो मतलब पाखंड और भ्रष्टाचार का एक और बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, जहां विकास के नाम पर भी लूट मची है। ये तो कमाल है, मतलब हर तरफ एक ही कहानी चल रही है। हाँ, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, कोऑपरेटिव यूनियन हो या फिर ये नया कॉलेज, हर जगह वही तिकड़म, वही अपने मतलब की राजनीति। और रंगनाथ ये सब देख रहा है, झेल रहा है। हाँ। और आखिरकार वो थक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो अकेला इस सड़े हुए तंत्र से नहीं लड़ सकता। यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कम से कम उसके बूते तो नहीं। और वो क्या करता है? और वो शिवपालगंज छोड़कर वापस शहर चला जाता है। लौट जाता है। हाँ, ये उपन्यास का एक बहुत यथार्थवादी, शायद कुछ लोगों को निराशाजनक लगने वाला अंत है। हाँ, कोई हीरोइक एंडिंग नहीं है। कोई फिल्मी हीरो की तरह क्रांति नहीं लाता रंगनाथ। वो व्यवस्था के आगे कह सकते हैं हार मान लेता है या किनारा कर लेता है। और शिवपालगंज वो वैसे का वैसा ही चलता रहता है, अपनी धीमी मंथर गति से, उसी भ्रष्टाचार, उसी पाखंड और उसी उदासीनता के साथ। तो अगर हम इन सारी बातों का जो हमारे स्रोतों से निकल कर आई हैं, एक निचोड़ निकालें, तो क्या मुख्य चीजें उभर कर आती हैं? मेरे ख्याल से 3 बातें बहुत साफ हैं। पहली, पाखंड या दोगलापन, हाइपोक्रेसी जिसे कहते हैं। हाँ, दोगलापन। बातें बड़ी बड़ी, आदर्शों की दुहाई, लेकिन काम ठीक उसके उलट। विकास की बातें करके अपना घर भरना, जैसा वैद्य जी का चरित्र दिखाता है। बिल्कुल, ये दोगलापन समाज के हर स्तर पर नजर आता है। सही बात है। और दूसरी चीज है उदासीनता या बेपरवाही, एपथी। हाँ, उदासीनता। गलत हो रहा है, सबको दिख रहा है, पर कोई बोलता नहीं। आवाज उठाना तो दूर, लोग सोचते हैं हमें क्या लेना देना, या मेरे अकेले क्या करने से क्या होगा। ये जो चलता है वाला रवैया है। हाँ, ये चलता है वाला रवैया असल में भ्रष्टाचार और अन्याय को और मजबूत करता है। लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं बिना सवाल किए। और तीसरी जाहिर है भ्रष्टाचार, करप्शन। और ये सिर्फ पैसों के लेन देन वाला भ्रष्टाचार नहीं है, ये नैतिक भ्रष्टाचार है जो समाज की रग रग में समाया हुआ लगता है। हाँ, हर लेवल पे। स्कूल में नकल, अस्पताल में लापरवाही, राजनीति में भाई भतीजावाद, कोऑपरेटिव में घपला, हर जगह लोग जुगाड़ और शॉर्टकट्स की तलाश में हैं। ईमानदारी और मेहनत शायद सबसे आखिरी विकल्प है। बिल्कुल। ये तीनों बातें, पाखंड, उदासीनता, भ्रष्टाचार, ये तो आज भी हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे जाती हैं, है ना? बिल्कुल दिखाई देती हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि राग दरबारी आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है जितना 1968 में था। सही कहा। शिवपालगंज सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि एक मानसिकता की कहानी है जो आज भी जिंदा है। हाँ, शक्लें बदल गई होंगी, तरीके बदल गए होंगे, पर मूल प्रवृत्ति शायद वही है। बिल्कुल सही। और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी और शायद सबसे डरावनी बात भी है कि ये वक्त के साथ पुराना नहीं होता। हाँ, ये डरावनी बात तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई उम्मीद ही नहीं है? क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? जो सामग्री हमारे पास है उसमें एक इशारा मिलता है जागरूकता की तरफ। अच्छा। हाँ, जैसा रंगनाथ ने कोशिश की थी, कम से कम लोगों को ये एहसास तो दिलाया जाए कि जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है, वो गलत है। मतलब आवाज उठाना। हाँ, शायद समस्याओं को पहचानना, उन पर बात करना, उन्हें नाम देना, यही बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है। हाँ, ये जरूरी बात है। रंगनाथ तो गांव छोड़कर चला गया, उसने एक तरह से हार मान ली। हाँ, उसने हार मान ली। लेकिन क्या हार मान लेना ही एकमात्र रास्ता है? स्रोत शायद यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या पलायन कोई समाधान है? नहीं, पलायन आसान लग सकता है, लेकिन उससे स्थिति बदलती नहीं।
हाँ, ये तो है। दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास का अंत निराशाजनक होते हुए भी वो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। बेचैन करता है। हाँ, बेचैन करता है। वो आपको आराम से बैठने नहीं देता। वो एक असहज करने वाली सच्चाई आपके सामने रख देता है। और शायद यहीं से बदलाव की कोई चिंगारी फूट सकती है, अगर हम उसे फूटने दें। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये उपन्यास हमें शिवपालगंज की कहानी दिखाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ शिवपालगंज की कहानी है या ये उन हजारों गांवों और कस्बों की कहानी है जहां आज भी ऐसी ही स्थितियां मौजूद हैं? बड़ा सवाल है ये। और रंगनाथ ने जो रास्ता चुना, निराशा, हताशा और अंत में पलायन का, क्या आज भी जब हम अपने आसपास की सामाजिक राजनीतिक जटिलताओं को देखते हैं, बदलाव की धीमी रफ्तार से निराश होते हैं, तो क्या रंगनाथ की तरह किनारा कर लेना ही ज्यादा आसान लगता है? मतलब फिजिकली या मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाना। हाँ, चाहे वो सचमुच कहीं चले जाना हो या दिमागी तौर पर खुद को इन सब से अलग कर लेना हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं, छोटे छोटे ही सही लगातार कोशिशों से, सामूहिक जागरूकता से इन अनगिनत शिवपालगंजों में बदलाव लाने की गुंजाइश अब भी बाकी है। इस पर जरूर सोचिएगा।